नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल इंग्लिश कक्षा 8 का प्रैक्टिस पेपर। तो इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे हल करना है, यह हम जानने वाले हैं। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्प वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो देखिए, इस वर्ष जो हमारा वार्षिक मूल्यांकन होने जा रहा है, एनुअल इवैल्यूएशन, इसमें इंग्लिश का जो पेपर है वो होगा 60 अंकों का, ठीक है ना। और 40 अंकों का रहेगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है ना। क्या रहेगा? प्रोजेक्ट रहेगा। और इस प्रोजेक्ट में 2 प्रश्न होंगे। कितने? 2 प्रश्न होंगे 20-20 नंबर के, यानी 40 नंबर का। इसमें 2 प्रश्न में अब सदा आ सकता है ना, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है यह आप घर पर भी हल कर सकते हैं और घर पे आपको हल करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम शुरू होने के पहले, ठीक है। चलिए, अब इस हम पेपर की बात कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह आएगा आपको डू एस डायरेक्टेड, यानी निर्देश अनुसार कीजिए। अब यहां पर क्या होगा कि इस प्रश्न को कई भागों में बांटा जाता है, ए बी सी डी, और उसके भी 1 2 3 भाग कर दिए जाते हैं। मतलब प्रश्न का उप प्रश्न और फिर उसका भी उप प्रश्न कर दिया जाता है। इसमें जो कहा गया है वो हमें करना होता है। और जनरली क्या होता है कि इसके अंतर्गत हमारा जो ग्रामेटिकल आइटम्स होते हैं वे पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे आइटम हैं, है ना, और उन सबको कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य आइटम है ना, ग्रामेटिकल आइटम है, वह हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वह यह है एडजेक्टिव। तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। नीचे जो वर्ड्स दिए गए आपको, इनकी आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब 2 के बीच में तुलना करनी होती है तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और जब सुपर यानी सबसे श्रेष्ठ की जब बात कही नहीं होती है तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, स्मॉल, इसका हो जाएगा स्मॉलर, ये क्या हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट। इसी प्रकार से हैंडसम का हो जाएगा मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं जो ग्रामर पढ़ते हैं कि सर 1 नंबर का आता है ना, इतना पढ़ना है। तो देखिए भैया, उसमें 2 चीज़ें होती है। 1 नंबर का आता है माना हमने, लेकिन आपने सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, पहली बात। तो 1 अंक का भी बहुत महत्व होता है, ठीक है। और बिना ग्रामेटिकल आइटम के हम इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं, भाषा कोई सी भी हो। भाषा को पूर्ण रूप से सीखने के लिए हमें उसकी जो व्याकरण होती है वह सीखना ही होती है, ठीक है। चलिए, सेकंड है इसी का, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना। ये देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है कि इन्हें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ट्रीज आर वैल्यूएबल टू ऑल, है ना, पेड़ जो है सभी के लिए मूल्यवान है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो करना है वह आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है। ये आपका है चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आता है, सीधी सी बात है ना। तो इसके भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बहुत सारे नियम हैं। अलग अलग सेंटेंस में टेंस के अनुसार जो है हम नो लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, है ना, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे इस सेंटेंस में केवल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन यहाँ ये मेन वर्ब का रोल अदा कर रही है। तो जब ध्यान आपको रखना है कि नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा हमें जो
हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ट्रीज आर, अब नॉट इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे, नॉट वैल्यूएबल टू ऑल, ये मिल गया यहाँ पर, ट्रीज आर नॉट वैल्यूएबल टू ऑल। ठीक है ना, तो हमने देखा कि निगेटिव बनाना कितना आसान है। ठीक है, चलिए सेकंड है बी का, देयर वाज अ पुअर वुड कटर, इसे क्या करना है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, है ना, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, यानी इसे प्रश्नवाचक सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब वाज है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, है ना, और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपका हो जाएगा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, वाज देयर अ पुअर वुड कटर। अब फर्स्ट लेटर आपको मालूम ही है क्या होता है, कैपिटल। ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस विल बी कैपिटल। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से हमने क्या बना दिया है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका बन गया है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सी वाला भाग है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहां पर आपको क्या है, देखिए सी के 5 भाग कर दिए गए हैं, है ना, सी के 2 भाग, फिर डी के 2 भाग, इस प्रकार से, है ना, ये डी है। ठीक है, तो यहां पर इसमें करेक्ट फॉर्म आपको भरना है, जैसे आई डोंट, फिर आपको दिया था खालिस्तान, फिर आया ग्रेप्स, और आपको दिया गया है लाइक और लाइड। अब देखिए लाइक और लाइड क्या कहाँ उपयोग करेंगे, इसके लिए हमें क्या होता है कि टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। देखिए यहाँ पूछ लिया है, एक या 2 नंबर पूछे जाते हैं, बात नंबर की नहीं है ना। इंग्लिश सीखने के लिए हमें टेंस पढ़ना जरूरी है। यदि इंग्लिश ग्रामर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं गर्मी छुट्टियों में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम कंटिन्यू उसको बेसिक से एडवांस तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आएगा, लाइक आएगा। क्यों आएगा, लाइट क्यों नहीं आएगा, कि लाइट क्या है, ये पास्ट टेंस फॉर्म है ना, और यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, डोंट, या तो डू प्रेजेंट टेंस की वर्ब है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, लाइक। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक ग्रेप्स। ठीक है, ये लाइक आ गया। अगला है सी, हर वर्क यस्टरडे, तो यहाँ डन और डिड आए हैं, तो डू का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है डिड, और डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है डन। ठीक है ना, अब थर्ड कहाँ लगाते हैं, सेकंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं, ये सारी बातें हमें टेंस में सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दूँ कि यहाँ क्या आएगा, डिड आएगा। ठीक है ना, क्योंकि डन जो लगाते हैं तो डन के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए डन नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, डिड आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट टेंस को दर्शाता है, इसलिए डिड जो है पास्ट टेंस फॉर्म होने के कारण यहाँ आएगा डिड। ठीक है ना, तो सी डिड हर वर्क यस्टरडे, उसने उसका काम कल किया। ओके, चलिए अब अगला जो डी है ना, ये डी वाला भाग है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब ये मॉडल्स हैं, कैन, में, कुड, शुड, ये सब मॉडल के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो इनका प्रयोग कहाँ कैसे करना होता है, सबके नियम अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपको दिया है आई कम इन सर, दिया है कैन और मे। अब दोनों का यूज करने का जो है ना नियम वो अलग अलग है। कैन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम कहीं सामर्थ्य यानी कैपेबिलिटी दिखाते हैं तो वहाँ पर हम कैन का उपयोग करते हैं, और मे का उपयोग कहाँ करते हैं, जब कोई संभावना व्यक्त करनी हो, हमें कोई परमिशन लेनी हो, तो वहाँ पर हम मे का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मे आई कम इन सर, यानी हम परमिशन ले रहे हैं इसलिए मे का उपयोग करेंगे, यानी हम मे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं, यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज। अब यहाँ कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड, है ना, कुड यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज। चलिए हो गया ना। इसके बाद में एक आपको क्वेश्चन आता है रीअरेंज करने का, है ना, तो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, जम्बल्ड हैं, उनको आपको क्या करना है,
रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज करने के लिए भी नियम होता है, ऐसा नहीं है कैसे जमा दिया है। देखिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है। और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है अलग अलग होती है ना। तो पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, है ना, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह आते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूजफुल आर डैम्स अस फॉर दिया हुआ है, इसका क्या बनेगा, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, है ना। बांध जो है हम सबके लिए क्या है, उपयोगी हैं, ठीक है। जाओ उसके बाद में, है ना, ये क्या हो गया आपका, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, बांध जो है हमारे लिए क्या है, यूजफुल है यानी उपयोगी है। तो आर क्या हो गया आपका, वर्ब आ गया, और डैम्स क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो कैन, इंग्लिश, आई, स्पीक आता है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। तो जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं ना, ये नाउन और प्रोनाउन ये हमेशा क्या होते हैं, सब्जेक्ट में होते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में कैन क्या है, मॉडल से है, तो कैन आ जाएगा। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी क्या है, सामर्थ्य है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, तो वहाँ पर कैन का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंबाइन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन, उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हुए नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको कंबाइन करना है, मतलब जोड़ना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 3 कंजक्शंस, एंड, आर, बट। इसके अलावा भी और भी कंजक्शन है ना, लेकिन अभी हम यहाँ पर 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या होता है, इसका भी नियम होता है कि कहाँ कौन सा लगाना होता है। भैया एंड का उपयोग वहाँ करते हैं जब दोनों चीज़ों में क्या है, सिमिलरिटी हो, समानता हो, है ना, सेम आइडियाज हो, तो वहाँ पर हम एंड का यूज करते हैं। बट का क्या करेंगे, जहाँ होती है कंट्रोवर्सी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इस प्रकार कंडीशन होती है, वहाँ पर यूज करते हैं बट। और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं कि 2 में से एक का हमको चूज करना है, ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा होगा, ठीक है ना। जैसे जल्दी चलो नहीं रेल निकल जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो रेल जाने दो या फिर जल्दी करो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर है सी इज स्लो, सी इज श्योर। अब हम देख रहे हैं कि स्लो और श्योर दोनों अलग अलग हैं। स्लो मतलब धीमा हुआ है, श्योर अनिश्चित है, इन्हें क्या हो गई है, कंट्रोवर्सी हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी इज स्लो बट सी इज श्योर, हमें क्या करना है, बट लगाना है। अगला है हरी अप, यानी जल्दी करो, यू विल बी लेट, नहीं क्या हो जाओगे, है ना, लेट हो जाओगे ना। तो ये क्या हो गया, तो हरी अप आर यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे, ठीक है ना। उसका परिणाम, एक में कारण दूसरे में परिणाम आता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आंसर्स एज आस्क्ड, जिसे पूछा गया है उत्तर दीजिए आप। देखिए इसमें ग्रामर की सारी चीज़ें पूछ ली जाती है और सबको पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 1 नंबर का है तो एक एक करके कितने नंबर हो गए, है ना भैया। और मैं आपको बता दूं कि यदि ग्रामर आपको याद है तो आप आराम से 60% नंबर ला सकते हैं हर परीक्षा में, क्योंकि ग्रामर के अंतर्गत बहुत कुछ पूछा जाता है और लैंग्वेज के लिए ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्सचुअल आंसर क्वेश्चन होते हैं वे 15 नंबर के आसपास आते हैं, 15 या 20 नंबर मैक्सिमम, बाकी सब ग्रामर पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट, राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, उनका अपोजिट जेंडर हमको यहाँ पर लिखना है। किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन, किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी। किंग क्या होगा, ये आपका हो गया है ना, और क्वीन क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर। इसी प्रकार से ऑक्स क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर। अब इसको चेंज करना किसमें, फेमिनाइन में, तो ऑक्स क्या हो जाएगा, काउ हो जाएगा। इसी प्रकार से मेन का वुमन, हैन का कॉक, है ना। अब हेन क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, इसका हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर।
ठीक है, इस प्रकार से जेंडर के प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। बी वाला है राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके लिए आपको लिखना है राइमिंग वर्ड्स। अब क्या है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनके अंतिम वर्णों की ध्वनि एक जैसी होती है ना, वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड्स, यानी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। जैसे होल्ड का क्या हो गया? सोल्ड, कोल्ड, है ना, इस प्रकार से। फ्री का क्या हो जाएगा? ट्री, है ना। स्लीप का कीप, जग, मग, डग, इस प्रकार से ये कहलाएंगे राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके आपको लिखना है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मतलब बहुवचन, है ना, ठीक है। तो मैंगो क्या हो जाएगा? मैंगोज। अब इसके बहुत सारे नियम है ना। मैंगोज, चेयर का चेयर्स, टूथ का टीथ, लेडी का लेडीज, है ना, इसके बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ना। निम्नलिखित के लिए आपको एक शब्द लिखना है ना। ये पूरा उसका क्या है? डिस्कशन है, एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको वन वर्ड लिखना होता है। जैसे वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है क्या कहलाएगा? वुड कटर। वन हु ट्रेवल्स क्या हो जाएगा? ट्रेवलर। वन हु मेक्स ज्वेलरी कहलाएगा? गोल्ड स्मिथ। वन हु टीचेस क्या कहलाएगा? टीचर, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस ईच, एनी 5। इसमें 7-8 दिए जाते हैं, उसमें आपको 5 करना होता है। छोटे प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिएगा। व्हाट इज काना किसली, व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड कंजर्वेशन, हु वाज इन्वाइटेड टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ किंग, विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्चुस, है। इस प्रकार से क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है स्टेंजा लिखने का। क्वेश्चन नंबर 6 राइट अ स्टेंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। आपकी जो अंग्रेजी की बुक है उसमें से किसी भी पोएम का एक स्टेंजा, यानी जो लगभग 4 लाइन का होता है, वो आपको लिखना होता है ना। बिना देखे अच्छे से आप लिखें और उसका अभ्यास कर लें। ये पक्का आता है 5 नंबर का आता है ना। तो समझिए 5 नंबर हमारे पूरे पक जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आपको आता है शॉर्ट नोट लिखने का आता है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ट्री प्लांटेशन यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। आपको दिया गया है ट्री, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, है ना, प्लांटेशन, फ्रेश एयर, रेन, फायरवुड, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर ग्रामर पढ़ने से क्या होगा? देखो ग्रामर यदि नहीं पढ़ेंगे तो ये आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आपको रटना पड़ेगा। और यदि आपको सेंटेंस बनाना आता है ना तो ये भी 5 नंबर हमारे पूरे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, जो वर्ड्स हैं, है ना, इनका बस आपको क्या करना है, इनसे सेंटेंस बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रामर पर डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। या इसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को, है ना, टीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल लिविंग, है ना, ठीक है, सर्टिफिकेट, ओके। जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एसएलसी, है ना, या टीसी बोलें या हम बोलें एसएलसी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए। यहाँ ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आएगा तो ही, है ना, टीसी आ सकता है, इसे शॉर्ट फॉर्म है लगी, और इसके स्थान में आ सकता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये आपको एक लिखनी हुई एप्लीकेशन लिखनी होती है, जिसे आपने एक सीख ली कि याद कर ली होगी। बस उसी में आपको कारण 2 सेंटेंस आपको जैसे वो हटा करके लगा देंगे, है ना, तो एप्लीकेशन के नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं।
इसमें भी हर पार्ट्स के नंबर अलग अलग हैं। जैसे एड्रेस करते हैं उसका नंबर अलग आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन का नंबर अलग आता है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको लिख करके अभ्यास करें, है ना। चलिए अब इसके अथवा में आता है आप अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी, यानी अपने भाई की शादी के लिए आपको एक लेटर लिखना है। ये दोनों अथवा में आते हैं, या तो एप्लीकेशन लिखें आप या फिर लेटर लिखें, ठीक है ना। चलिए इसका अभ्यास कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वह आती है आपको क्या है, ऐसे यानी निबंध होता है। तो यहाँ प्रश्न ये आएगा, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। नीचे आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, इन 4 में से आपको किसी एक पर आपको क्या लिखना होता है, निबंध लिखना होता है। 10 नंबर का है ना, तो लगभग 10 लाइन इसको आपको लिखना पड़ेगी। 10 लाइन मतलब 10-12 लाइन लिख दीजिएगा आप, तो आराम से आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अब यहाँ टॉपिक क्या है, माई हॉबी, माई स्कूल, एनी ग्रेट मैन और एनी गेम। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक आप तैयार कर सकते हैं वंडर ऑफ साइंस का, है ना, वो भी याद कर लीजिएगा, वंडर ऑफ साइंस, ठीक है। तो मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ ये है कि तो आप क्या क्या याद कर लें, वंडर ऑफ साइंस याद कर लें, ठीक है ना, और एक याद कर लें अपन माई स्कूल का। ये 2 आपसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह क्या है, एक पैसेज वाला क्वेश्चन है। कैसा, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे प्रश्न दिए गए ना उसके उत्तर हमको इसमें से ढूंढना होते हैं। तो देखिए ये भी ग्रामर का हिस्सा होता है, और अगले कक्षा में जो आएंगे ना, तो अगले कक्षा में आपको 4-4 पैसेज आएंगे, है ना। तो आपको पता है ना कि ग्रामर जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ है और उसको आपको सीखना चाहिए, और साथ साथ में वोकैबुलरी आप जरूर बढ़ाएं अपनी, है ना, ठीक है। रोज़ाना 10 मीनिंग याद करने का एक नियम बना लीजिएगा, ताकि इंग्लिश आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए। तो देखिए ये पूरा है यहाँ पर, इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद में इस प्रकार से आपको आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि हु गेव द नेम कंगारू टू दीज एनिमल्स, यानी इन जो जानवरों का नाम कंगारू किसने दिया, है ना। तो हु जहाँ आता है तो क्या है, इसके स्थान पर जो उत्तर आता है ना उसमें किसी पर्सन का नाम आता है, ये को ध्यान रखना है। तो ये बहुत आसान है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंगारू जो नाम दिया गया था वह नाम किसने दिया था, कैप्टन जेम्स कुक ने दिया था। किसने दिया था, कैप्टन जेम्स कुक, है ना, इंग्लिश कैप्टन थे वो। तो जेम्स कुक भी आप ले सकते हैं ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा क्या, हटा करके, है ना, जेम्स कुक आ जाएगा, क्या जाएगा, जेम्स कुक, हूँ हटा करके। ओके, चलिए फिर व्हाट इज सरप्राइजिंग अबाउट द बेबी ऑफ द ग्रेट कंगारू, फिर व्हाट इज अ मॉप, फिर आता है क्वेश्चन फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज में से क्या करना है, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनका अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना होता है। अपोजिट यानी विलोम शब्द, ठीक है ना। तो स्मॉलर क्या हो जाएगा, बिगर, और नाइट का हो जाएगा डे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस पेपर को हम आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक कर दीजिएगा, कोई पैसा नहीं है, और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, और अपने अन्य दोस्तों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी अंग्रेजी विषय की तैयारी अच्छे से कर सकें और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें, क्योंकि इस वर्ष से कक्षा 8वीं में फेल होने का प्रावधान भी आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप जो है पढ़ाई अच्छी करेंगे और सर्वोच्च अंक लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।